Hello everyone, in the series of memory management, we have discussed all the basics of paging, like its framework, how address is translated into space and space is translated back into address. Then we have discussed how logical address is converted into physical address and advantages and disadvantages of paging. Then we have also discussed why and how TLB is used in paging and its advantages and disadvantages. नाउ इन दिस लेक्चर विल ट्राई अ न्यूमेरिकल, जहाँ हम ये देखेंगे कि टीएलबी का यूज़ करके हम मेमोरी एक्सेस टाइम को कैसे रिड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन उसको समझने से पहले अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसको समराइज़ कर लेते हैं कि पेजिंग में वर्किंग कैसे होती है। तो पेजिंग में इफेक्टिव एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि मेन मेमोरी को हमें 2 बार एक्सेस करना होता है एक्चुअल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो इसके लिए हमने देखा था कि एक स्पेशल हार्डवेयर यूज़ कर लेते हैं जिसको हम टीएलबी बोलते हैं, ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। टीएलबी का यूज़ करके हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम को रिड्यूस करते हैं। टीएलबी का एक्सेस टाइम मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम से बहुत कम होता है। टीएलबी में 2 एंट्रीज़ होती हैं, पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर, मतलब कौन सा पेज कौन से फ्रेम नंबर में स्टोर्ड है। अब टीएलबी की वर्किंग समझते हैं। इनिशियली टीएलबी एम्प्टी होती है तो इनिशियली फ्रीक्वेंट मिसेस अकर होते हैं व्हेन वी सर्च फॉर रिक्वायर्ड डेटा इन टीएलबी। हम जब पेज टेबल एक्सेस करते हैं तो साथ के साथ टीएलबी को अपडेट करते जाते हैं, जिससे आफ्टर सम टाइम टीएलबी फुल हो जाता है और टीएलबी के जो हिट होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो पेज टेबल होती है वो हर प्रोसेस के लिए अलग होती है। लाइक अगर हमारे सिस्टम में 4 प्रोसेस हैं तो हमारी पेज टेबल कितनी होंगी, 4 होंगी। लेकिन जर्नली एक सिस्टम के लिए एक ही टीएलबी होती है। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होते हैं तो टीएलबी की एंट्रीज़ को क्लीन करके हमें फ्रेश एंट्रीज़ करवानी होती हैं। मतलब हुआ कि मान लीजिए अभी प्रोसेस में एक डेटा स्टोर्ड है, प्रोसेस 1 का डेटा स्टोर्ड है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ और प्रोसेस 2 आ गया। तब हमें क्या करना होगा, टीएलबी में जो प्रोसेस 1 का डेटा स्टोर्ड था उसको क्लीन करके हमें प्रोसेस 2 का डेटा या उसकी एंट्रीज़ करवानी पड़ेंगी। जब टीएलबी का यूज़ करते हैं ना तो हमें मेन मेमोरी को एक ही बार एक्सेस करना होता है। ये फ्लो चार्ट देखिए। सपोज़ करिए यहाँ लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ। अब हम किसी पेज नंबर की करस्पॉन्डिंग एंट्री मतलब फ्रेम नंबर देखना है तो वी सर्च टीएलबी। इफ़ वी गेट रिक्वायर्ड एंट्री इन टीएलबी देन वेल एंड गुड, हम उस फ्रेम को कंबाइन कर देंगे ऑफसेट के साथ, फिजिकल एड्रेस जनरेट करके रिक्वायर्ड एड्रेस को मेन मेमोरी से एक्सेस कर लेंगे। बट मान लीजिए एंट्री नहीं मिली टीएलबी में, तो उस केस में पेज टेबल को एक्सेस करना पड़ेगा एंड टीएलबी को अपडेट करके पेज फिज़िकल एड्रेस जनरेट करके इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर लेंगे। जो अभी हमने देखा है इसी को हम डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, हमने पेज नंबर की करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर निकालने के लिए टीएलबी में सर्च किया। ये जो टीएलबी है ये सेट एसोसिएट मैनर में सर्च हुआ, मतलब जितनी भी एंट्री हैं वो एट द सेम टाइम सर्च हुई, एक एक करके नहीं सर्च हुई, सारी एंट्रीज़ को हमने एक साथ सर्च किया। अगर वहाँ पे हमें फ्रेम नंबर मिल जाता है तो उसको टीएलबी हिट बोलते हैं और उसके बाद हम उसको ऑफसेट के साथ कंबाइन करके फ़िज़िकल एड्रेस जनरेट करके मेन मेमोरी में एक्सेस करवाते हैं। अगर मान लीजिए टीएलबी मिस हो गया तो हम पेज टेबल के पास जाते हैं, देन फ्रेम नंबर को फाइंड आउट करके उसको ऑफसेट के साथ ऐड करवा के फ़िज़िकल एड्रेस जनरेट करते हैं। आफ्टर जनरेटिंग फ़िज़िकल एड्रेस जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम मेन मेमोरी से एक्सेस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की और यहाँ से ये समझेंगे कि विद द हेल्प ऑफ टीएलबी हम एक्सेस टाइम को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है डेटा वो देख लेते हैं। टीएलबी का एक्सेस टाइम 10 नैनोसेकंड दिया है और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 50 नैनोसेकंड दिया है। टीएलबी का हिट रेशियो 90% है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम टीएलबी में सर्चिंग करेंगे तो यहाँ पे 90% चांसेस हैं कि हमें टीएलबी में वो डेटा मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। तो 90% हिट रेशियो है ना, तो 0.9 हो गया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टीएलबी में सर्चिंग कर रहे हैं और हमें डेटा मिल जा रहा है, तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई, जब हमें डेटा टीएलबी में मिल जा रहा है तो हम डायरेक्ट कहाँ मूव हो जा रहे हैं, फिजिकल मेमोरी में मूव हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे 10 नैनोसेकंड हमारा एक्सेस टाइम है टीएलबी को एक्सेस करने का और हमारा 50 नैनोसेकंड टाइम है मेन मेमोरी को एक्सेस करने का। तो यहाँ पे ये टोटल हो गया। अब इन केस मान लीजिए टीएलबी में डेटा नहीं मिलता, तब हम क्या करते हैं, हम पेज टेबल पे जाते हैं, लेकिन हमने टीएलबी को तो एक्सेस किया है तो उसके लिए 10 नैनोसेकंड यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 2 × 50 नैनोसेकंड। एक बार ये समझ लीजिए, जब हमारे पास टीएलबी में डेटा नहीं मिला तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, पेज टेबल में। पेज टेबल मेन मेमोरी में स्टोर्ड है तो 50 नैनोसेकंड
उसका हो गया। और जब हम एक बार हमें फिज़िकल एड्रेस हमने जनरेट कर लिया, तब हम एक्सेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन को कहाँ जाते हैं, अगेन फिज़िकल मेमोरी में जाते हैं। तो 2 बार 50 नैनो सेकेंड हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 × 50 नैनो सेकेंड दिया हुआ है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये 65 नैनो सेकेंड आएगा। तो TLB का यूज़ करके हमारा जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 65 नैनो सेकेंड। अब मान लीजिए सपोज़ करिए हमने TLB यूज़ ही नहीं की, तो उस केस में क्या होगा, हम सबसे पहले पेज टेबल के पास जाएंगे एंड देन फिजिकल मेमोरी के पास जाएंगे। तो कैसे भी आप कर लीजिए, आपके पास कितना आएगा, 50 और 50, मतलब पेज टेबल तो मेन मेमोरी में ही है, तो 50 नैनो सेकेंड इसका हो गया, और मेन मेमोरी को आप इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो 50 इसका हो गया, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो 100 आ गया। तो अगर आप TLB का यूज़ नहीं करते हो तो 100 नैनो सेकेंड ही आएगा आंसर। लेकिन अगर आप TLB का यूज़ करते हो तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना आ रहा है, 65 नैनो सेकेंड। समझ में आया? अब हम एक और चीज़ समझते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं कुछ TLB के। तो इसके 2 डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कॉन्टेक्स्ट स्विच के केस में। मान लीजिए कि आपका प्रोसेस 1 आया, अब कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, एक दूसरा प्रोसेस आ गया, तो उस केस में क्या हो रहा है, आप बार बार एंट्रीज़ को फ्लश करके न्यू एंट्रीज इंसर्ट कर रहे हो, तो ये आपका पहला डिसएडवांटेज है। एंड दूसरा डिसएडवांटेज है TLB का, दैट TLB कैन होल्ड द डेटा ऑफ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। सपोज़ करिए आपके पास 2 प्रोसेस हैं, P1 एंड P2, लेकिन एक टाइम पे जो TLB है वो एक ही का डेटा स्टोर करवाएगी। तो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहला सोल्यूशन होता है कि काम करते हैं, मल्टीपल TLBs यूज़ कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ TLB, मतलब कि हम 2 TLB यूज़ कर लें। तो इसमें क्या होगा, प्रोसेस 1 का डेटा हम TLB 1 में स्टोर करवा दें, प्रोसेस 2 का डेटा TLB 2 में स्टोर करवा दें। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक और प्रोसेस आ गया, प्रोसेस P3, तब क्या करेंगे, तो चलिए एक और TLB यूज़ करवा दें। तो समझ में आ रहा है कुछ कि ये सिंपल है और इस पर स्पीड भी अच्छी रहेगी, लेकिन ये कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे एक नया TLB लगाने के लिए। तो एक सेकेंड सोल्यूशन भी है हमारे पास कि मान लीजिए हमारी TLB की एंट्रीज फुल हो गई, तब उस केस में न्यू एंट्रीज़ को कैसे इंसर्ट करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज़ कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या लीस्ट रिसेंटली यूज, या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पुरानी जो भी एंट्रीज़ होती हैं उनको क्लीन करवा के हम न्यू एंट्रीज़ के लिए स्पेस बनाते हैं। अब एक प्रॉब्लम पेज टेबल के साथ भी है कि आजकल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े होते हैं, तो उसके कारण जो पेज टेबल बनती है वो भी बहुत बड़ी बनती है। और पेज टेबल कहाँ स्टोर होती है, मेन मेमोरी में स्टोर होती है। तो फिर क्या हो रहा है कि जो पेज टेबल है वो बहुत सारी स्पेस ले लेती है मेन मेमोरी की। तो इस कारण जो ये मेन मेमोरी की जो स्पेस होती है वो पेज टेबल के कारण ऑक्यूपाई हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो मल्टी लेवल पेजिंग कहलाता है। इसको हम अपने आगे आने वाले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ टर्न द थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।